हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका जीआईएस एकेडमी में। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग पहले भी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे पॉलिटी का सेक्शन। भारत का संवैधानिक विकास, संविधान का विकास कैसे धीरे धीरे होता है कंपनी के अंडर में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो दो क्लासेस हम लोग पहले कर चुके हैं। आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तक हमने कंप्लीट किया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर क्या होता है, आगे कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। तो आज शुरू करते हैं संशोधन अधिनियम 1781। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। हिंदी में संशोधन अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये संशोधन अधिनियम आया। बेसिकली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की समीक्षा करने के लिए, उसमें जो प्रॉब्लम्स था उसकी जांच करने के लिए ये इस अधिनियम को लाया गया था, क्योंकि बहुत सारी कमियां थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 में दो कमेटी गठित की थी, दो कमेटी की नियुक्ति की थी। एक है प्रवर समिति और दूसरा है गुप्त समिति, जिसको सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी भी कहते हैं। और आपको बता दें कि एडमंड बर्क की अध्यक्षता में प्रवर समिति जो है, प्रवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्क, और इन्हीं की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन हुआ और इन्होंने भारत में न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च परिषद के संबंधों की जांच करने का इनको कार्य सौंपा गया। कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट 1774 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की न्याय व्यवस्था क्या है भारत में, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, उच्चतम न्यायालय जो गठित हुआ था ये कैसे काम कर रहा है, और सर्वोच्च परिषद जो गठित हुआ था, सर्वोच्च परिषद जो गवर्नर जनरल की एक परिषद गठित हुआ था 4 मेंबर की, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 मेंबर की एक परिषद की गठन हुआ था। तो उसकी काम के जांच करने के लिए एडमंड बर्क की अध्यक्षता में एक प्रवर समिति का गठन किया गया। समिति ने अपना रिपोर्ट उसी साल 1771 में पेश किया और उसी की वजह से फलस्वरूप 1781 में संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जांच के लिए। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा किन किन चीजों पे चर्चा की गई, जो अभी हम संशोधन अधिनियम 1781 सेटलमेंट एक्ट 1781 की बात कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ इस अधिनियम में कि भारत को, सरकार को सहयोग देने के लिए, भारत में जो सरकार स्थापित थी उस समय की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सरकार थी अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको सहयोग देने, राजस्व के नियमित संकलन तथा भारतीयों की प्राचीन विधियों और परंपराओं को मान्यता देने की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। कि भारत सरकार को कैसे आप सहयोग दे सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत सरकार को कैसे सरकार चलाने में सहयोग दे सकती है, राजस्व का संकलन कैसे हो, नियमित रूप से संकलन, टैक्स कैसे वसूला जाए, इसके बारे में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत की जो प्राचीन परंपरा थी, बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड लॉज थे जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे, जो भारतीय समाज में प्रचलित, उसकी सभ्यता और संस्कृति और उसके कुछ नियम जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे, इनको मान्यता देने की बात कही गई कि भाई इनको भी मानेंगे। बहुत सारे जैसे हमारे समाज में आप लोग देखते हुए कि प्राचीन समय से ये कुछ नियम है, कुछ कानून है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए हैं। ये इसका कोई नियम ना कोई सरकार ने बनाया, ना पार्लियामेंट ने ऐसा कोई नियम बनाया है, वो हमारे सभ्यता संस्कृति का एक अंग है जो पहले से बना हुआ नियम है। तो इनका बेसिक था कि भाई इसको मान्यता दिया जाए, क्योंकि भारतीय जो है अपनी सभ्यता संस्कृति से काफी जुड़े हुए थे, तो उनको उस सभ्यता संस्कृति और उस नियम से अलग करके आप भारतीयों को नाखुश करके आप नहीं रह सकते थे। तो इनका यही था कि उनकी जो प्राचीन विधियां हैं और उनकी जो परंपराएं हैं, इसको मान्यता देने का काम इस अधिनियम के तहत किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की जो सरकार थी, जैसे मैंने बताया कि बंगाल में जो गवर्नमेंट थी, बंगाल के जो गवर्नर होते थे वही,
तो उसी की बात कहते हैं। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, उड़ीसा और बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। यानी कि कलकत्ता की ही सरकार बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए कानून बनाएगी। दरअसल उस समय कहा जाए तो बिहार और उड़ीसा तो बंगाल का ही एक पार्ट था, लेकिन हां, कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सकती है, उसका अधिकार मिला। और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के पदाधिकारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा कि कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए अब उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए। मोटा मोटी बात यह कहे कि जो कंपनी के जो पदाधिकारी थे, अगर कोई काम करते हैं, शासकीय रूप में उनके द्वारा कोई काम किया गया और ऐसा लगता है कि वो काम जो है इलीगल ही है, भले वो शासकीय रूप में काम किया लेकिन वो काम इलीगल है, तो उनको उच्चतम न्यायालय उनको सजा नहीं देगी, पनिशमेंट नहीं देगी, क्योंकि वो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यानी कंपनी के पदाधिकारी जो है, सुप्रीम कोर्ट उनको सजा नहीं देगी, उन पे केस नहीं चलेगा, उनको कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यही बात कहता है कि कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप में कोई भी काम करे, वो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, उनके ऊपर कोई भी कानूनी दांव पेच काम नहीं करेगा, उनके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा और वो सुप्रीम कोर्ट उनके लिए किसी तरह का कोई सजा नहीं दे सकती है। तो ये रहा संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके जस्ट बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट से पहले देखिए, अब ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जब पढ़ेंगे, इससे पहले हम जानते हैं कि इसके पहले क्या हुआ। 1784 के पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉक्स नाम के एक व्यक्ति ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया। क्योंकि फॉक्स थे और लॉर्ड नॉर्थ, इन दोनों की मिलीजुली सरकार उस समय ब्रिटेन में थी। तो इन्हीं फॉक्स नाम के व्यक्ति ने एक इंडिया बिल प्रस्तुत किया जो भारत के लिए थी, कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज काम कर रही है, उसके लिए उसके संबंधित कुछ कानून, इसमें इस बिल में कुछ कानून, कुछ प्रावधान थे। तो इंडिया बिल आपको पता होगा कि किसी भी कानून को जब संसद में, पार्लियामेंट में जब पेश करते तो वो पहले एज अ बिल होता है, एज अ बिल ही पेश किया जाता है, जिसको हिंदी में विधेयक कहते हैं। बिल जब पास हो जाता है तब वो एक्ट बनता है, जिसको कानून कहते हैं हिंदी में। तो इंडिया बिल प्रस्तुत किया फॉक्स ने। हाउस ऑफ कॉमन्स में तो ये पास हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं पास हुआ। देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जहां तक बात है, हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे भारत में लोकसभा है और राज्यसभा है, सेम वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो भारत का लोकसभा इक्विवेलेंट है हाउस ऑफ कॉमन्स के और भारत का राज्यसभा इक्विवेलेंट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। क्योंकि हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लिया है वो ब्रिटेन से ही लिया है, और ब्रिटेन में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। हम उसी को अपने यहां उसका भारतीय नामकरण कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन का जो दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स में तो ये पारित हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये पारित नहीं हो पाया। और जब पारित नहीं हो पाया, उसके फलस्वरूप ये हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की जो मिली जुली सरकार थी, उस सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। क्योंकि अभी भी ये ऐसा, भारत में भी ऐसा नियम है, जब आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर, तो नियम है कि अगर कोई सरकार बिल पास कराने में असमर्थ हो जाती है तो वो सरकार गिर जाती है। क्योंकि आप मेजॉरिटी में हैं, लोकसभा में आप मेजॉरिटी में, आपकी सरकार मेजॉरिटी में है,
और मेजॉरिटी में रहने के बावजूद भी अगर आप सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक पारित नहीं हो रहा है लोकसभा में, तो मतलब आपकी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आप अल्पमत में आ रहे हैं, यानी वहां पे आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप ही के पक्ष में नहीं है। तो इसके वजह से यह हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को रिजाइन देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा, सरकार गिर गई। और यह पहला और अंतिम अवसर था कि कोई एक अंग्रेजी सरकार किसी भारतीय मामले पे गिर गई। पहला और अंतिम यह अवसर था कि भारत के मामले पे, क्योंकि जो इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया था भारत के लिए प्रस्तुत किया गया था कि भारत में किस तरह के कानून होने चाहिए भारत को चलाने के लिए, तो पहली और अंतिम ऐसा अवसर था कि कोई एक अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय मामले पे गिर गई। ठीक है, और इसी के बाद फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसके बाद आता है। आपको जब मैंने बताया था तो स्टार्टिंग में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे राज करने आई तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था जिसमें एक गवर्नर और 24 मेंबर होते थे। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एक मेंबर, 24 मेंबर और एक गवर्नर होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, और सारा काम धाम सरकार चलाने से लेके हर तरह के राजनीति, पॉलिटिक्स, सेना और उसके बाद व्यापारिक सारा काम धाम वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखती थी, उसका ही मेन काम होता था। अब पिट्स इंडिया एक्ट में इसमें चेंज कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो था ही, इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और सारा पावर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से था सारा छीन के बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 6 सदस्य का ये बोर्ड था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था 6 मेंबर्स इसमें होते थे। एक होता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं उसको, एक होता था राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेजा जाता था। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का आदमी होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे भेजती थी। और इस राज्य सचिव जो है इसके पास पावर था कि ये अपने साथ 4 और व्यक्तियों की नियुक्ति करे अपने हेल्प के लिए। और ये 4 व्यक्ति किस काम के लिए होते थे? राजनीति, प्रशासनिक, सैन्य और राजस्व के मामले देखते थे। ये व्यक्ति राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य और राजस्व के मामले देखने के लिए 4 व्यक्ति की नियुक्ति कौन करता था? स्टेट सेक्रेटरी। और सच पूछिए तो सारा पावर स्टेट सेक्रेटरी, राज्य सचिव के हाथ में चला आया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मात्र और मात्र एक ही काम रह गया, व्यापारिक गतिविधि पर नियंत्रण। यानी व्यापार आप करिए, देश हम चलाएंगे। मतलब देश इन द सेंस कि हमने, ब्रिटिश राज्य ने जितने राज्यों को छेका है, ब्रिटिश सरकार ने जितने राज्यों को हमने जीता है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में, वहां पे प्रशासन, शासन, प्रशासन तंत्र कैसे चलेगा ये हमारा काम होगा। वहां पे नियम कानून कैसे बनेगा, किस तरह की सारी कामें होंगी ये हम देखेंगे। आपका काम है कि सिर्फ व्यापारिक गतिविधि पर नियंत्रण रखिए, व्यापार कैसे होगा ये आप देखिए, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए। यानी मेन पावर किसके हाथ में चला गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चला गया। तो पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत होती है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि जो गवर्नर जनरल होते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और बंबई, मद्रास वगैरह सारा पे कानून बनाने का अधिकार उन्हीं को मिला। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे उनको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर का एक समिति बना, एक परिषद का गठन हुआ, और उस परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया कि 4 से घटा के 3 कर दिया। अब गवर्नर जनरल के परिषद में, काउंसिल में लोगों की संख्या कितनी हो गई? 3। फिर क्या हुआ? गवर्नर जनरल का मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी पे नियंत्रण बढ़ा। जो गवर्नर जनरल थे, मैंने बताया कि उस समय 3 मुख्य प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। कौन कौन से? कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। तो वैसे तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का अधिकार समाप्त हो गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी को ही सारा पावर मिल गया था कि वो इस पे कानून बनाए।
लेकिन इसमें क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट से मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी पर और नियंत्रण बढ़ गया बंगाल की सरकार का, बंगाल के गवर्नर जनरल का। अब गवर्नर जनरल को युद्ध और शांति के लिए ब्रिटिश संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया। अगर आप कहीं युद्ध करते हैं, अगर गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कहीं लड़ाई करना, युद्ध करना किसी दूसरे स्टेट से, तो पहले युद्ध के लिए या फिर शांति के लिए पहले आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट स्वीकृति देगा तभी आप युद्ध और शांति गवर्नर जनरल कर सकते थे। जो समस्त राजनीतिक शक्तियां थी, मैंने बताया ना कि जो भी पॉलिटिकल पावर था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पहले हुआ करता था, वो चला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पॉलिटिकल पावर ना रह के किसके पास चला गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। और कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया कि अब कंपनी के कार्य और प्रशासन पे किसका अधिकार बढ़ गया जी? नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नमेंट का। फिर क्या होता है कि भारत में अब कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य वाला क्षेत्र हो गया। मतलब कंपनी ने जितने क्षेत्र जीते थे, जो कहलाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये क्षेत्र है, अब वो कंपनी का क्षेत्र नहीं कहलाएगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो क्षेत्र कहलाएगा, यानी ब्रिटिश सरकार का वो क्षेत्र है। मान लीजिए कि अगर कंपनी ने अवध का क्षेत्र जीत लिया हो, तो अवध का क्षेत्र पहले क्या कहलाता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र कहलाता था। लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र नहीं रह गया, अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे दावा करने लगी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्षेत्र है, ये भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे इसका आधिपत्य किया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये क्षेत्र है। और इस एक्ट के तहत शासन की द्वैध प्रणाली की शुरुआत होती है। डुअल गवर्नेंस ऑफ सिस्टम की शुरुआत हुई जो 1858 तक चला। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको लोगों को बताया ना कि देखिए शासन का डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यहां देखने को मिल रहा है कि नहीं, कि जो भी पॉलिटिकल काम होगा, जो भी राजनीति से संबंधी काम होगा, शासन प्रशासन से संबंधी काम होगा, वो सारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और जो व्यापार से संबंधी काम होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। तो इस तरह से देखा जाए कि दो तरीके से शासन व्यवस्था शुरू होती है, मतलब डुअल सिस्टम शुरू हो जाता है। जो एक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है, जो रियल पावर जिसके हाथ में है, और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही मेंबर होते थे, गवर्नर जनरल जो होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही मेंबर होते थे। इस तरह से क्या देखा गया कि जो शासन व्यवस्था थी वो द्वैध शासन व्यवस्था यानी डुअल गवर्नेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, आया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1858 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। फिर आगे धीरे धीरे इस क्लास से सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।